तो हम बता रहे थे कि जो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके एक विशिष्ट व्यक्ति अर्थात जिसको उस कार्य की नॉलेज है उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप कम समय में अच्छा और अधिक काम संभव हो जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करता है। 7th पॉइंट है, यह बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में जो प्रबंध करने की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा, अर्थात ये बहुत अधिक महंगी होने के कारण केवल बड़ी संस्थाएं ये इस प्रबंध नीति को अपना सकती हैं या इस प्रबंध की विचारधारा को फॉलो कर सकती हैं। और लास्ट है, यह अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है। अपव्यय का मतलब होता है वेस्टेज। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समय, माल, मशीन आदि के अपव्यय को कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रत्येक संस्था के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और प्रत्येक संस्था ये चाहती है कि सीमित साधनों का किस प्रकार से अच्छे प्रयोग किया जाए। तो वैज्ञानिक प्रबंध सब साधनों के अपव्यय को अर्थात वेस्टेज को कम से कम करके जो है मानव, माल, मशीन, ठीक है, उनका सदुपयोग संभव बनाता है। इसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। देखिए, F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की विचारधारा दी और उनके अनुसार जो प्रबंध के 4 सिद्धांत हैं। फ्योल के अनुसार कितने बताए थे आपको? फ्योल के अनुसार प्रबंध के 14 सिद्धांत, वो सामान्य प्रबंध था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध के जो है 4 सिद्धांत हैं। और सबसे पहला से सिद्धांत है वो है विज्ञान ना कि रूढ़िवादी था। वैज्ञानिक प्रबंध का ये है सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें जो है लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए। अर्थात ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमें केवल मात्र पुरानी जो लाइन है, पुरानी पद्धतियां हैं, उनका ही प्रयोग उत्पादन में नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय कुछ नए करने का, नए प्रयोग और नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि आप जानते भी हैं कि भाई समय परिवर्तनशील है। यदि कोई टेक्नीशियन अपनी तकनीक में या कोई संस्थान अपनी तकनीक में परिवर्तन नहीं करता तो वो बहुत लंबे समय तक आज के कंपटीशन के युग में जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार जब संस्थाओं का आकार निरंतर बढ़ रहा है तो ये भी जरूरी हो गया है कि उसको मैनेज करने के तरीके हैं जो वो भी उनमें भी कोई ना कोई संशोधन हो, वो भी नए नए विचार उनमें आए। इसके बाद है मैत्री ना कि मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें श्रम, उत्पादन का जो मुख्य साधन है, एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा समझें। टेलर ने ऐसी अवस्था को मानसिक क्रांति का नाम दिया है। उनका विश्वास है कि यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए, अर्थात उनकी मनः स्थिति बदल जाए, तो उनमें होने वाले सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप दोनों वर्गों को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। ये जो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो हमें ये बताता है कि सभी क्रियाएं जो है एक दूसरे के सहयोग से की जानी चाहिए। टेलर ने सुझाव दिया कि प्रमापों का निर्धारण प्रबंधक व श्रमिकों के सहयोग के परिणाम स्वरूप या के कारण ही होता है, ठीक है। और वो कहता है कि टेलर ने सुझाव दिया कि प्रमापों का निर्धारण प्रबंधकों और श्रमिकों की सहमति से किया जाना चाहिए। अर्थात जब भी प्रबंधक कोई भी स्टैंडर्ड तय करें तो उसमें श्रमिकों की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। इससे भागीदारी बढ़ती है, क्योंकि यदि प्रबंधक कोई प्रमाप का मतलब समझिए कि नमूने तय करना, सैंपल तय करना, जैसे कि भाई एक दिन में हमने 1000 यूनिट बनानी है। जब प्रबंधक ये तय कर रहे हैं कि 1000 यूनिट बनानी है तो इस संबंध में जो वास्तव में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से वो सलाह ले लेंगे कर्मचारियों की तो उससे कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी और भागीदारी से जो है जिम्मेवारी जो है उनकी बढ़ती है, अर्थात उनको आसानी से जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसके बाद है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता और सफलता का विकास।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का उच्चतम स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान देना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान देना चाहिए। अर्थात जब भी एक कर्मचारी का सिलेक्शन किया जाए, चयन किया जाए, तो तभी से उसकी क्या एफिशिएंसी है, कितनी कुशलता है, ये ध्यान रखना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है और ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही काम सौंपा जाए। अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत उसके मूल दर्शन की ओर संकेत करते हैं। तो ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किस ओर संकेत करते हैं? उसके मूल दर्शन की ओर, अर्थात इसका आधार प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए टेलर ने कुछ पद्धतियों का विकास किया। पद्धतियां कह सकते हैं आप, इसको आप तकनीक कह सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक या विधियां कह सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो तकनीक है वो है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या है? क्रियात्मक फोरमैनशिप के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। यह प्रारूप पूरी तरह से, या यूं कहिए कि क्रियात्मक फोरमैनशिप जो है वो पूरी तरह से विशिष्टीकरण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके या विभक्त करके प्रत्येक काम एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। इस तरह के आपके पास लगभग 6 पॉइंट आपके सामने आएंगे। और इसके बाद है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कहता है कि टेलर, ये इतना ही लिखना है। उसके बाद टेलर ने क्रियात्मक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया। क्रियात्मक संगठन में प्रबंध को इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिससे सहायक अधीक्षक से लेकर के नीचे तक के व्यक्तियों को इतने कम कार्य दिए जाते हैं जितने वो आसानी से पूरा कर सकें। यानी क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत कार्य के बहुत छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतना कार्य दिया जाता है जिसे वो आसानी से कर सके। यदि संभव हो तो प्रबंध के प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए। इसके बाद टेलर ने कारखाना प्रबंध के कार्य को 2 उपविभागों में बांटने का सुझाव दिया। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि टेलर ने कारखाना प्रबंध के कार्य को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। ठीक है। और कौन कौन से भाग थे? एक नियोजन विभाग था और दूसरा जो था वो था आपका उत्पादन विभाग। सेकंड था उत्पादन विभाग। तो ये 2 थे। ठीक है। लेकिन पहले वो 6 विधियां जो हैं पूरी कर लेते हैं। तो फर्स्ट थी जो 6 तकनीक थी, पहली थी क्रियात्मक फोरमैनशिप। ये एक क्वेश्चन अलग से बनेगा। ठीक है। अब अगर हम दूसरी जो तकनीक है उसके बारे में बात करें तो दूसरी जो तकनीक है वो है कार्य का प्रमापीकरण। तो प्रमापीकरण का अभिप्राय, प्रमापीकरण का मतलब होता है पूर्ण सोच विचार के बाद विभिन्न तत्वों के संबंध में प्रमाप निश्चित करने से है। यानी पूरी तरह से सोच समझकर विभिन्न तत्वों के संबंध में जो है प्रमाप निर्धारित करना प्रमापीकरण कहलाता है। जैसे एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम प्रमापित कर दिया जाता है, अर्थात उस श्रमिक से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रमापित कार्य अवश्य करे। प्रमापित का मतलब है, मान लीजिए आपने ये तय कर दिया कि भाई एक कर्मचारी को एक दिन में कम से कम 100 यूनिट बनानी है, तो 100 यूनिट उसका प्रमापित कार्य है, स्टैंडर्ड हो गया। इसी प्रकार प्रमाप जो है कई जो मामलों में या जो है तैयार किए जाते हैं। जैसे कच्चे माल के संबंध में प्रमाप निर्धारित करना कि भाई किस, मान लीजिए ए क्वालिटी का माल बनाना है तो किस क्वालिटी का कच्चा माल लगाया जाएगा, बी का बनाना है तो किस क्वालिटी का माल लगाया जाएगा। इसी तरह मशीनों और औजारों, किस मशीन का प्रयोग किस प्रकार का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा, विधियों, कौन सी विधि कब अपनाई जाएगी, काम की दशाओं आदि को प्रमापित किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये होता है प्रमापित। तो आप इसको यहाँ तक सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। लेकिन इसको अब, क्योंकि प्रमाप कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रमाप के ये 4 प्रकार हैं। तो देखिए, प्रमापित माल के आधार पर प्रमाप तय है। माल को प्रमापित करने का अभिप्राय है कि जिस क्वालिटी का माल वांछित हो उसी तरह का कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए
आपने ये सोचा कि जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण के लिए ए क्वालिटी का माल चाहिए जिसके लिए एक्स क्वालिटी के कच्चे माल की जरूरत है, यानी जब भी ये तय किया कि ए क्वालिटी का माल बनाएंगे तो एक्स क्वालिटी का कच्चा माल की जरूरत है, ऐसा पूर्ण सोच विचार के बाद प्रमाप निश्चित किए गए। तो इसका अभिप्राय है कि जब भी ए क्वालिटी के माल तैयार किया जाएगा तो उसके एक्स क्वालिटी के कच्चे माल को उसके लिए प्रमापित कर दिया गया है। अर्थात जब भी ए क्वालिटी का माल बनाएंगे तो बिना सोचे विचारे, बिना किसी से पूछे हम एक्स क्वालिटी का माल कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर लेंगे। अब भविष्य में जब भी ए क्वालिटी के माल का उत्पादन हो तो निसंकोच एक्स क्वालिटी के कच्चे माल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करने से कम समय में अच्छी किस्म का माल तैयार होगा। नंबर 2, प्रमापित मशीनें और औजार। मशीनों और औजारों को प्रमापित करके सुनिश्चित किया जाता है कि इनकी मात्रा और प्रकार ऐसी हों जो वांछित माल को तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए माना कि ए क्वालिटी का माल तैयार करने के लिए एक्स मशीन चाहिए और MN औजार चाहिए, तो तय कर दिया कि एक्स मशीन और MNO नाम के जो औजार हैं उनकी जरूरत होगी। तो जब भी हम ए क्वालिटी का माल तैयार करेंगे तो एक्स मशीन की सहायता से और MNO औजारों की सहायता से ही करेंगे। तीसरा, प्रमापित विधियां। काम की उन विधियों को प्रमापित करके काम सरलता और शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। एक काम के लिए एक बार निश्चित की गई विधि को ही बार बार प्रयोग लाया जाता है। और इसके बाद लास्ट है प्रमापित काम की दशाएं। श्रमिकों की कार्यकुशलता पर काम की दशाओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब एक श्रमिक काम करता है तो काम की कंडीशंस क्या हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। काम की दशाओं को प्रभावित करने के लिए देखा जाता है कि कार्यस्थल पर कितना तापमान, हवा, रोशनी, सफाई, सुरक्षा आवश्यक है। गहन अध्ययन के बाद उनकी मात्रा निश्चित कर दी जाती है और काम के समय इसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। थर्ड जो है, लेकिन आप इसको सेकंड पॉइंट यहां तक करेंगे। थर्ड है आपका सरलीकरण। सरलीकरण क्या है? सरलीकरण का अभिप्राय उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, उत्पादों की अनावश्यक गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करना है। जैसे मान लीजिए एक शू कंपनी जो है, शू निर्माता कंपनी जूते बनाती है और वो जूते जो बनाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज में बनाती है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर जूते 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.2, 2.5 इस तरह बनाने लगे, यानी 2, 2.5, 3, 3.25, 3.5 इस तरह से बनाने लगे, तो इन साइजों में अगर शूज बनने लगे तो जो है ये बिल्कुल ही गलत होगा। साइज में इतनी विभिन्नता का कोई औचित्य नहीं है, यानी इतने डिफरेंट साइज हो जाएंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार के जो मशीनें लगानी होंगी, अधिक स्टॉक रखना होगा और अधिक जो श्रम लागतें सहन करनी होंगी। अतः कंपनी के उपयुक्त साइज के शूज बनाने के लिए उत्पाद का सरलीकरण करने में ही समझदारी है। अर्थात इसमें ही समझदारी है कि आप 2.5, 2.25, 3 साइज के जूते ना बनाकर सीधे 2 या 3 के बनाएं। आप देखते भी हैं जब हम जूते लेने जाते हैं तो थोड़ा छोटा या बड़ा जूता हम पहन सकते हैं। अब वो ऐसा नहीं होता कि जो जूते हम खरीदते हैं वो मान लीजिए हम 5 की बजाय 5.25 लिए हैं, 5.5 नहीं। जिसको 5 जूता आ रहा होगा, ये 5 और 6 के बीच में आता होगा, या तो उसको 5 का आ जाएगा या 6 का आ जाएगा। इसी को सरली, यानी उन साइजों को कम करके सरल कर देना। सरलीकरण क्यों किया जाता है? एक तो मशीनों के प्रयोग में मितव्ययता लाना, मितव्ययता मतलब बचत लाना, कम से कम मशीनों का प्रयोग। विशिष्टीकरण द्वारा श्रम लागतों में कमी करना, कुछ ही उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना। स्टॉक में मितव्ययता लाना, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं करना पड़े, इसलिए सरलीकरण होता है। एक अन्य उदाहरण दिया, यूएसए की एक पेपर निर्माता कंपनी ने सरलीकरण का अभियान चलाते समय हुए कागज की किस्मों को 2000 से कम करके 200 कर दिया। यानी पहले उनके अनुसार यूएसए की जो निर्माता कंपनी थी, कागज निर्माता कंपनी थी, वो 2000 टाइप के कागज बनाती थी, लेकिन अब उसने उनको सरलीकरण का प्रयोग करते हुए केवल 200 टाइप के कागज ही निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके बाद है चौथा, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। तो कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत क्या है? कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ एक संस्था में की जाने वाली सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करना है, ताकि न्यूनतम लागतों पर अधिकतम और बढ़िया उत्पादन संभव हो सके।
इसके लिए टेलर ने जो है विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए। तो सबसे पहले इसमें कार्य विधि अध्ययन। तो कार्य विधि अध्ययन क्या है? इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करना है, यानी किसी काम को करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है, इसकी पहचान करना। यह अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया, चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागतों को न्यूनतम और गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि स्तर को अधिकतम करना। इसके बाद है गति अध्ययन। इसका अभिप्राय है श्रमिकों और मशीनों। गति अध्ययन का मतलब क्या है? गति अध्ययन का मतलब है श्रमिकों की गति से, अर्थात इसका अभिप्राय होता है श्रमिकों और मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली जो क्रियाओं का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना। यानी देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम के दौरान बहुत सी अनावश्यक हरकतें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमें थकान महसूस होने लगती है। तो टेलर का यह मानना है कि यदि इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को हटा दिए जाए, कम कर दिए जाए, तो श्रमिक की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इस अध्ययन के लिए, गति अध्ययन को मापने के लिए ध्यान रखना चाहिए, गति अध्ययन के लिए मूवी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है काम की गति में तेजी लाना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक हरकतों को समाप्त करने और आवश्यक क्रियाओं की संख्या न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है अनावश्यक हरकतों को समाप्त करने और आवश्यक क्रियाओं की संख्या को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है उदाहरण दिया है, एक प्रयोग के दौरान एक प्रयोग किया गया टेलर के द्वारा, उसमें पाया गया कि मकान बनाने वाला एक मिस्त्री जब एक ईंट लगाता है तो 18 हरकत करता है, लेकिन अनावश्यक हरकतों को खत्म करके इनको केवल 5 और कुछ दशाओं में केवल 2 तक सीमित कर दिया गया। यानी वो कहता है कि जब एक मिस्त्री एक ईंट लगाता है तो 18 जो हरकत का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, 18 एक्टिविटी करता है। तो टेलर का यह मानना था कि इससे वो जल्दी थक जाता है और उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। तो टेलर ने इसको कम करने के लिए उन एक्टिविटीज को कम किया और 5 कर दिया और कई दशाओं में इसको केवल 2 तक सीमित रखा। इसके बाद सेकंड है समय अध्ययन। इसका अभिप्राय निश्चित करने से है कि एक काम को पूरा करने में कितना प्रमापित समय लगना चाहिए, यानी किसी काम को करने में समय कितना लगना चाहिए। तो प्रमापित समय का निर्धारण एक ही काम के अनेक अनुभवों प्रयोग में लगने वाले औसत समय के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, इसका आंकलन या मेजरमेंट करने के लिए एक काम को बार बार करा के देखा जाता है और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक काम को करा के देखा, वो काम हो गया 8 घंटे में, दूसरा काम दूसरे व्यक्ति ने उसी काम को किया 10 घंटे में, और तीसरा काम जो तीसरे व्यक्ति से जब उसी काम करा के देखा गया तो उसने 6 घंटे में। अब तीनों व्यक्तियों ने कितने समय लिया? 10, 8, 18, 24। उसका एवरेज आ जाएगा जो है वो 8 घंटे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8 घंटे एवरेज आ जाएगा। ठीक है। और उसको स्टैंडर्ड टाइम निश्चित कर दिया जाएगा। इस अध्ययन के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो गति अध्ययन के लिए हम मूवी कैमरे और इसके लिए हम स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। किस लिए समय अध्ययन होता है? श्रम लागतों का अनुमान लगाना। तो इससे भाई निश्चित हो जाएगा कि भाई कितने समय में काम होगा, तो जो श्रमिकों की लागत है उसको इजीली मेजर किया है। वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना और उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन का अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि की बारंबारता निश्चित करने से। जो थकान अध्ययन है, आप ये जानते हैं कि जब एक कर्मचारी लगातार कार्य करता है तो वो थक जाता है। तो थकान अध्ययन यही बताता है कि एक विशेष काम जब आप कर रहे हैं तो उसमें काम करने के दौरान आराम की अवधि की बारंबारता आवृत्ति कितनी है, यानी कितनी बार आपको आराम मिल रहा है। आराम श्रमिकों को, अब आराम क्यों जरूरी है श्रमिक के लिए? आराम श्रमिक को तरोताजा कर देता है। आप देखते भी हैं कि जब हम स्कूल आते हैं तो उसके बाद छुट्टी के बाद हम डेली घर चले जाते हैं, या कोई भी वर्कर जहाँ भी जॉब करता है उसके बाद वो घर आ जाता है, अपने घर आकर के सोता है, आराम करता है। तो इससे जब वो नेक्स्ट डे जाता है तो नई तरोताजगी के साथ
फ्रेशनेस के साथ वो अपने काम के साथ जुट जाता है, वे पुनः अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। इस अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना है। थकान के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लंबी कार्य अवधि। मान लीजिए लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, 12 घंटे 24 घंटे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। घटिया कार्य दशाएं, मान लीजिए गर्मी के मौसम में आपको काम करना पड़ रहा है बिना पंखे और कूलर के, तो भी आपको थकान हो जाएगी। अनुपयुक्त काम, मान लीजिए एक अकाउंटेंट को और मजदूरी का काम करना पड़े या कोई उसके स्टैंडर्ड से छोटा काम करना पड़े और बॉस के साथ खराब संबंध। थकान तब भी जल्दी होती है अगर अपना जो सीनियर है या बॉस है उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो भी हम थकान महसूस करते हैं आदि। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, वो है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। तो विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या है? तो देखिए, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति में टेलर ने श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया। तो टेलर का मानना था कि मजदूरों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि विभिन्न मजदूरी की पद्धतियों को अपनाया जाए। विभेदात्मक मतलब विभिन्न मजदूरी पद्धति। इस पद्धति के अनुसार मजदूरी समय के आधार पर ना देकर कार्य के आधार पर दी जाती है। अर्थात ये जो पद्धति है ये बताती है कि मजदूरी समय के आधार पर ना देकर काम के आधार पर दी जाए। इसमें मजदूरी की दो दरों का प्रयोग किया जाता है, एक ऊंची दर और एक नीची दर। ऊंची दर जो व्यक्ति जो श्रमिक प्रमापित कार्य के अनुसार या उससे अधिक कार्य करते हैं उन्हें ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है। ठीक है, जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं उन्हें ऊंची दर से, और जो श्रमिक प्रमापित इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाते उन्हें नीची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दिन में 100 इकाइयां बनानी है, लेकिन एक मजदूर 100 या उससे ज्यादा बनाता है तो ऊंची दर से, मान लो 2 दर निश्चित की गई, एक 5 और एक 4, यानी जो 100 बना देगा उसको 5 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। लेकिन जो 100 से कम बनाएगा, चाहे वो 99 बनाए 99 बनाए, तो उसको 4 के हिसाब से। अब एक श्रमिक तो ऐसा है जिसने 100 बना दी, तो आप देखिए 100 पंजे 500 रुपए मिल गए। लेकिन एक श्रमिक ऐसा था जिसने केवल 99 यूनिट बनाई, तो आप देखिए कितनी यूनिट कम बनाई, एक ने 100 दूसरे ने 1 कम बनाई, यानी 99 बनाई, तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी? तो उसको मिलेगी 4 नाम 36 और 4 नाम 36 396 रुपए। तो आपने यहां देखा कि एक यूनिट कम बनाने पर जो है 104 रुपए का फर्क पड़ गया। ठीक है ना। तो इस विभेदात्मक मजदूरी पद्धति में 2 मजदूरी दरें ही निर्धारित की जाती हैं। एक वो जो प्रमापित कार्य के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें ऊंची दर से, और जो प्रमापित कार्य से कम कार्य करते हैं उन्हें नीची दर से मजदूरी दी जाती है। एक उदाहरण भी दिया है, एक दिन का प्रमापित कार्य मान लो 20 इकाई है, मान लो 20 इकाइयां बनानी है और मजदूरी की दर 5 और 4 रुपए प्रति इकाई है। ए श्रमिक है, वो 20 इकाइयों का उत्पादन करके 20 पंजे 100 रुपए जो है मजदूरी प्राप्त कर लेता है, और 20 श्रमिक 18 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, जिसे 18 चौका 72 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार केवल 2 इकाइयों का कम उत्पादन करने पर 20 श्रमिक को ए श्रमिक से 28 रुपए कम मिलेंगे। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप जो कम काम करने वाला है वो व्यक्ति अगले दिन ज्यादा प्रयास करेगा कि भाई 2 यूनिट और बना देता तो मुझे भी जो है 5 के हिसाब से मजदूरी मिल जाती, और जो मेहनती श्रमिक है वो और ज्यादा मोटिवेट होगा। यानी कामचोर और जो मेहनती व्यक्ति है दोनों ही मोटिवेट होने लगते हैं। और लास्ट है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का अभिप्राय स्वामी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की मनः स्थिति। मानसिक का मतलब है मनः स्थिति, मेंटली जो रिवोल्यूशन इसको हम कहते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन, क्योंकि मन की स्थिति में इस प्रकार के परिवर्तन करने से या मनः स्थिति में परिवर्तन करने से टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति की स्वामियों को भी जरूरत है और श्रमिकों को, यानी इसकी जरूरत दोनों को होती है, क्योंकि इससे सहयोग की भावना जो है प्रबल होती है, मजबूत होती है, जो कि दोनों के लिए हितकारी है। साधारणतः देखा जाता है कि स्वामी और श्रमिकों का झगड़े का मेन जो कारण होता है लाभ का बंटवारा होता है। स्वामी चाहते हैं कि अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो, जबकि श्रमिक चाहते हैं कि लाभ अधिक उन्हें मिलना चाहिए। यही से मानसिक क्रांति की आवश्यकता का जन्म होता है। टेलर का कहना है कि दोनों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा
लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभ अपने आप ही अधिक होगा और लाभ के बंटवारे की बात जो है वो अर्थहीन हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था आज। थैंक यू।